करें शुरू। चल डालेंगे हेडिंग, आज की डेट 26 अक्टूबर। फर्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट। देखो, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि इंडिया और चाइना के बीच कौन कौन से एरियाज हैं एलएसी वाले रीजन में जो डिस्प्यूटेड हैं, तो आपको पता है कि देपसांग प्लेन्स हैं, डेमचोक एरिया है, आपका हॉट स्प्रिंग है, गलवान वैली है, नॉर्थ बैंक है, साउथ बैंक है ऑफ पेंगोंग सो। ठीक है, अब देखो बेसिकली ना आपको मैप पे हल्का सा आइडिया हो कि ये सब चीजें ना ऐसे एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे हम हमेशा करते हैं, जब भी हम इंडिया चाइना करेंगे हमेशा हम लोग ना ये शुरुआत करेंगे यहाँ से, बेग ओल्डी, देपसांग प्लेन्स, देन गालवान, देन हॉट स्प्रिंग, देन पेंगोंग सो, देन देमचोक, है ना। तो ये रीजन्स के नाम इंपॉर्टेंट हैं, इनके लोकेशन इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन आएगा अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा, न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ कि भाई हम 2020 अप्रैल से पहले जिस एरिया तक गए हुए थे हम वहीं पर ही वापस जा रहे हैं, और जो बीच का एरिया है दैट विल बी डिसएंगेज्ड। मतलब ना तो चाइना के बंकर्स होंगे यहाँ पे, ना ही चाइना के ट्रूप्स होंगे, ना ही चाइना के व्हीकल्स होंगे, और ना ही इंडिया के होंगे फिर। तो ये पहले जो 2020 से पहले अगर इंडिया चाइना यहाँ पर है, इंडिया का ये एरिया है, चाइना का ये एरिया है, तो 2020 में गलवान वैली में थोड़ा सा जो डिस्प्यूट था वो हुआ था, और काफी सारे जो ट्रूप्स हैं इंडिया के भी आगे आए थे और चाइना के भी आगे आए थे, जिससे कि ये बात छिड़ गई थी कि देयर कुड बी द वॉर, है ना। तो ऐसा ना हो, बिकॉज वी हैव सीन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर इन केस ऑफ रशिया यूक्रेन, इन केस ऑफ इजराइल पैलेस्टीन, तो वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ वॉर। दैट इज वाई वी हैव डिसएंगेज्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज एरियाज। एंड अभी तक हम लोगों ने बस दो एरियाज की बात करी है, देपसांग प्लेन्स और डेमचोक एरिया। बाकी जो पांच हैं, हॉट स्प्रिंग है, नॉर्थ बैंक एंड साउथ बैंक है, आपका जो पेंगोंग सो वाला एरिया है, उसकी हम लोगों ने बात नहीं कही रही अभी तक। ठीक है, तो अग्रीमेंट विच इज अ गुड साइन, है ना। मतलब कि इंडिया और चाइना की इकोनॉमी आपस में करती ही है कॉम्प्लीमेंट, तो इंडिया इज अ बिगर मार्केट फॉर चाइना एंड सेम गोज फॉर चाइना हैज बिगर मार्केट फॉर इंडिया। तो दोनों ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ कब होगी, व्हेन देयर वुड बी मोर ट्रेड इन नेचर। तो जब ट्रेड कब होगा, व्हेन बॉर्डर्स आर पीसफुल। हम मतलब ये नहीं कर सकते ना कि हम लोग, हमारे जो जवान हैं वो हर रोज यहाँ पे उनकी डेथ हो रही है और फिर हम वहीं से जो है पैरासिटामोल खरीद रहे हैं, वहीं से ही हम लोग लाइट बल्ब खरीद रहे हैं दिवाली वाली। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले बॉर्डर को सुलझाओ, उसके बाद इकोनॉमी सुलझेगी। दैट इज बेसिकली द रूल, है ना। तो ये 7 एरियाज, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, देपसांग और डेमचोक एरिया की। देपसांग प्लेन्स सबसे ऊपर वाले एरिया में है, डेमचोक आपका सबसे नीचे वाले एरिया में है। बीच में पड़ते हैं आपके ये सारी चीजें, हॉट स्प्रिंग, है ना, पेंगोंग सो वगैरह। ठीक है, और अभी दूसरे कौन से थे आपके, ये गलवान हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया, गोगरा पोस्ट हो गया, और नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो। जब भी मेंस का आंसर करोगे इनका जिक्र कर देना, जब भी प्रीलिम्स का आंसर प्रैक्टिस करोगे तो इनको टिक कर देना। इसके अलावा हम जब कह रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो, दैट इज व्हाट वी मेंट बाय दिस, है ना। पेंगोंग सो का आधा एरिया इंडिया में है, आधा एरिया आपका चाइना में है। 1/3 इज इन इंडिया, 2/3 इज इन चाइना। तो ये आपस में यहाँ पे जो पूरी माउंटेन रेंजेस हैं जिनको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है फ्रॉम फिंगर 1 टू फिंगर 8, जो डिस्प्यूटेड टाइप्स ही हैं, है ना। तो यहाँ पर है आपका नॉर्थ बैंक और यहाँ पर है लास्ट में आपका साउथ बैंक, जो डिस्प्यूटेड वाला एरिया है, एलएसी के बीच है। इंडिया कहता है कि जो एलएसी है वो गुजरती है कहां से, यहां से, फिंगर 8 से। चाइना कहता है कि एलएसी निकलती है कहां से, फिंगर 4 से। इसका मतलब 4 से लेकर 8 तक का जो एरिया है उसमें थोड़ा सा जो है इंडिया को मुश्किल हो सकती है। ठीक है, एंड मतलब कि पेट्रोलिंग भी जो है हम आराम से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट एरिया इज कैप्चर्ड बाय चाइना। तो मुझे डिस्प्यूट इस पे बना रहेगा। तो नॉर्थ बैंक उस साइड वाला है, साउथ बैंक आपका नीचे वाला है। फिंगर 4 इज द लाइन विच इज फॉर चाइना। इंडिया के लिए फिंगर 8 से ये पास होती हुई है। तो ये एरिया
साउथ वाला चाइना में, नॉर्थ वाला इंडिया, साउथ वाला चाइना। और ऐसा भी सुनने में आया था कि जो चाइना है वो नॉर्थ और साउथ बैंक को मिलाने के लिए एक ब्रिज बना रही है ना, तो शुरुआत वो कर चुकी है ऐसा, है ना। तो इसके लिए भी हमें थोड़ी दिक्कतें हैं कि यार नॉर्थ तो कम से कम हमारा है, तो अगर वो एक एरिया तक ब्रिज बना देते हैं, इसका मतलब उनकी ट्रूप की मूवमेंट ईजी हो जाएगी। अगर हल्की सी भी यहाँ वहाँ बात हुई तो फटाफट मिलिट्री वाले आ गए, फटाफट डिस्प्यूट हो गया, और जो है फटाफट काफी सारा जो एक्सकलेशन ऑफ टेंशन है वो हो गई। और इस चक्कर में इंडिया जो है वो पीछे रह सकता है, क्योंकि इंडिया के पास इतना ज्यादा बड़ा इंफ्रा नहीं है, रोड नेटवर्क नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो डिसएंगेजमेंट है, हमें पेट्रोलिंग राइट्स मिल जाएंगे कि भाई ये टाइम है तुम्हारा पेट्रोलिंग करने का, ये टाइम है हमारा पेट्रोलिंग करने का। जैसे उस पे होता है आपका एलओसी पर होता है ना, एलओसी स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अल्टीमेटली आपका जो लाइन है पूरा बॉर्डर का, पंजाब हर राजस्थान तक, है ना, ये सारा जो एरिया है इसमें भी पेट्रोलिंग चलती रहती है कि भाई शाम के टाइम पर पाकिस्तान वाले भी आ रहे हैं पेट्रोलिंग करने, सुबह के टाइम पर इंडिया वाले भी जा रहे हैं, तो वो राइट्स हम लोगों को मिल जाएंगे, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैप के थ्रू याद रखोगे तो बेटर है। और मैप मैं खुद ही बनाकर लेकर आती हूँ अब, मुझे पता है कि एटलस बनाया हुआ है, शाबाश। ये कैसा मैप है? ये सारा पाकिस्तान वाला, ये सारा चाइना वाला, बहुत अच्छा है ये, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है। नाइस। चलो नेक्स्ट है, जर्मनी के चांसलर से मिले हैं पीएम मोदी जी, इंडिया आए हुए हैं वो, नाम है इनका ओलफ शोल्स। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लीडर्स हमारे देश में आते हैं कम से कम उनका नाम तो पता होना चाहिए हमें, है ना, कि कौन आया है कैसे आया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों का कैसा, किन बातों पर अग्रीमेंट साइन हुआ है। अग्रीमेंट साइन हुआ है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, जर्मनी इज ए डेवलप्ड कंट्री। तो जर्मनी के पास है बहुत अच्छे लेवल ऑफ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। इंडिया में अगर हम ज़्यादा 67% ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कोल से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कोल से, तो वहां पर 90% ऑफ द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय रिन्यूएबल्स, ओनली 10% इज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो जर्मनी का बहुत तगड़ा सिस्टम है अपना इलेक्ट्रिफिकेशन का और आपका ये रिन्यूएबल्स का, तो एक तो वो हम ले सकते हैं। अभी इस पर बात नहीं की है, लेकिन बात जनरली हुई है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग में जब भी कोई मीटिंग होगी तो डेवलपिंग वाले क्या बोलेंगे कि मेरे लोगों को अपनी कंट्री में एंटर करने दो ताकि वो लोग वहां जाकर काम कर सके। तो तुम हर साल अगर सिर्फ 20,000 लोगों को वीजा देते हो इंडियंस को, तो तुम उसको डबल कर दो, डबल से 2.5 टाइम्स कर दो। इससे होगा क्या, जो हमारे यहाँ पर होड़ लगी हुई है कि भाई कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, कनाडा नहीं गए हैं तो डिप्रेशन में चले गए हैं, तो कम से कम एक एरिया ऐसा होगा वेर यू कैन गो एंड वर्क इन यूरोप। जर्मनी में वैसे भी ना बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, वैसे पता नहीं क्यों, लेकिन वन ऑफ द रीजन इज लैंग्वेज बैरियर। सारी पढ़ाई जर्मन लैंग्वेज में है, मतलब फ्री भी होती है, लेकिन सीखनी कितनी मुश्किल है। अब हम तो नॉर्मल की कोई भी वर्ड, ब्रेन, ये हम ब्रेन 5 अल्फाबेट्स का है, वहां पर पता नहीं 26 अल्फाबेट्स का कोई नाम लिखा होगा इन्होंने। हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि भाई रिच क्लास, वो कहेंगे बुर्जुआ, अलग ही स्पेलिंग है, अलग ही प्रोनाउंसिएशन है। हम कहेंगे भाई लोअर क्लास, वो कहेंगे प्रोलेतारियात। बहुत ऐसे चेंजेस है। जर्मन लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब, एक तो लोग प्राउड बहुत है अपनी लैंग्वेज पे, वहां पे जो होना भी चाहिए। अच्छा वो कर रहे हैं, उनको सलाम है भाई। लोग फ्रेंच इजीली सीख लेते हैं। फ्रेंच का भी वही है कि एक ही जो वो है, मतलब जैसे ओ, उसके अलग अलग वर्ड्स हैं, कोई छोटा ओ है, कोई बड़ा ओ है, तो उसमें बड़ी दिक्कतें हैं। बट सीखने वाले अगेन वही काफी ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज हैं ऐसी, मतलब अपनी कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंग्वेज पे प्राउड करती हैं, अनलाइक अस। हमारे यहाँ पर अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए और उनके वंशज छोड़ गए। चलो, तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो स्किल्ड इंडियंस हैं, जिनको थोड़ा बहुत काम करना आता है, स्किल्ड हैं, है ना, सिर्फ डिग्री नहीं है लेकिन कुछ काम भी आता है, और चाहे काम आता है और डिग्री ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना प्लीज। तो 20,000 आप देते हो इनको नंबर ऑफ वीजाज, अभी आप कर दो ये कितनी, 90,000 पर ईयर।
तो इससे हमारे जो स्किल्ड लोग हैं, अगर उनको अपॉर्चुनिटी बेटर चाहिए तो वो जा सकते हैं आपकी कंट्री में, अगर यहीं कुछ मिल जाएगा तो यहीं पर ही है, मर्जी है उनकी, है ना। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मेरे एक फ्रेंड है वो पोर्चुगल में है, पोर्चुगल में ही इज अ शेफ, तो ऐसी ऐसी स्किल का वहां पर है कि भाई शेफ है, यहाँ पे होंगे तो उनको बोलेंगे बावर्ची है, ढाबे पे काम करता है, जीरो रिस्पेक्ट, है ना। बताते हुए भी पेरेंट्स सोचते हैं कि बताओ अपने बच्चे का, या नहीं बताओ, वहां पर कम से कम इन चीजों के लिए रिस्पेक्ट है कि भाई स्किल है। खाना बनाना हर किसी को नहीं आता भाई, किसी में नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, किसी में जहर, तो बहुत सारी जगह हैं। हाँ, हम कहते हैं कि होटल मैनेजमेंट करते, तो हम कहते हैं कि और एडमिशन नहीं हुआ होगा इसका, IIT IIM के लायक नहीं होगा ये, इसलिए होटल मैनेजमेंट कर रहा है ना। लगना क्या, लास्ट में वेटरी तो लगना है ना। तो वो एक जो डेवलपमेंट है हमारे यहाँ पे, तो अगर मेरे पास स्किल है, आई वॉन्ट टू मतलब डू दी मैनेजमेंट ऑफ होटल, तो फिर मुझे प्रॉपर स्किल मिले और उतना ही ढंग का फिर काम भी मिले मुझे, है ना। तो ये अच्छी बात है जर्मनी वालों की कि भाई वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, और देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस टू गो देयर। एक तो इस बात पे जिक्र हुआ, दूसरा जिक्र हुआ इनका इस पे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया और इजराइल पैलेस्तीन, दोनों ने क्या स्टांस रखा है कि भाई पहली बात तो यूक्रेन से रशिया को अब वापस आ जाना चाहिए और पीसफुल रेजोल्यूशन शुड बी देयर। इजराइल पैलेस्तीन में उन्होंने बोला कि भाई जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ दिया जाए और जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। 2 स्टेट सोल्यूशन इज बेसिकली कि भाई एक एरिया पैलेस्तीन बना दिया गया, एक एरिया इजराइल बना दिया गया, कोई डिस्प्यूट ना हो बीच में कि एक स्ट्रिप ऐसी है जहां पर ना इजराइल है ना पैलेस्तीन है, पता नहीं कौन है, तो दोनों ही है। तो 2 स्टेट सोल्यूशन इज दैट कि ये एरिया इजराइल का, ये एरिया पैलेस्तीन का, ना तुम यहाँ पर इंटरफेयर करना ना तुम वहां पर इंटरफेयर करना, एक प्रॉपर पीसफुल अकॉर्ड और अग्रीमेंट आप साइन कर लो भैया। अगर आपने अग्रीमेंट साइन नहीं किया ऐसा ऐसा कुछ, तो अभी रिपोर्ट ये आई है कि 45,000 जो लोग हैं गाजा स्ट्रिप में वो ऑलरेडी मर चुके हैं बिकॉज ऑफ ऑल द इजराइल बॉम्बिंग्स, और जो बचे हुए हैं दे आर स्टार्विंग फ्रॉम द फूड शॉर्टेज। इतना कम फूड रह गया है वहाँ पे, हॉस्पिटल्स भी खत्म हो चुके हैं, अगर कोई जाता हॉस्पिटल तो बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं बचे हैं इलाज करने के लिए, तो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर डेथ्स। तो इतना बुरा हाल है, तो इट इज बेटर कि देयर शुड बी सम सीज फायर, कि भाई अब इजराइल ईरान जो है किसी एक दूसरे के ऊपर बॉम्बिंग ना करें, अब इट इज हाई टाइम टू रिलीज दी हॉस्टेजेस एंड गो फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन। ठीक है, दोनों का ही स्टांस ये है इसमें। बफर जोन नहीं है, जैसे इजराइल का जो एरिया, जैसे अभी पैलेस्तीन पर है, पैलेस्तीन के पास 2 जगहें हैं, एक तो है वेस्ट बैंक वाला एरिया, एक है आपका ये गाजा स्ट्रिप, 2 हैं ये, तो दोनों ही पैलेस्तीन का हिस्सा मानते हैं। तो 2 स्टेट सोल्यूशन में ना दिक्कत ये है कि इजराइल चाहता है कि ये वाला सारा एरिया इसका हो, पैलेस्तीन चाहता है कि जेरूसलम वाला एरिया मेरा हो, क्योंकि अर्लियर इट वाज द लैंड ऑफ पैलेस्टीनियंस। ऐसा माना जाता है कि जो ज्यूज हैं जो इजराइल में, मतलब जो इजराइल जिन्होंने बनाया है, दे वर इन्वेडर्स, दे केम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स, है ना। तो ये काफी सारे एक वो है, तो पैलेस्तीनियंस को लगता है कि भाई हमारा एरिया था, अरेबिक कंट्री है, हम अरब्स हैं, तो ये हमारा एरिया है। इजराइल को लगता है कि दैट इज देयर होमलैंड, तो दोनों में डिस्प्यूट है, तो इसलिए 2 स्टेट सोल्यूशन थोड़ा सा इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। अगर 2 स्टेट सोल्यूशन निकल चुका होता कि पैलेस्तीन ये है इजराइल ये है, तो गाजा स्ट्रिप पर आज जो तबाही मच रही है वो ना मच रही होती, और जो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि इजराइल में टेरिटरी में एंटर करके वो उसके लोगों पर अटैक कर सके। नाउ इजराइल हैज अ रीजन टू काउंटर अटैक ऑन पैलेस्तीन, है ना। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि यार तुम सीज फायर कर दो, तुम थोड़ा सा शांति से काम लो, फिर वो बोलेंगे शांति से काम उन्होंने लिया था क्या जब हमारे सारे लोगों को उठाकर ले गए वो लोग, तो दे हैव टू टेक रिवेंज। तो बहुत सारा इसमें और सारा चीजें भी आएंगी, बट अभी के लिए हमें पता है कि इंडिया जर्मनी का जो स्टांस है वो यही है दैट पीसफुल रेजोल्यूशन इज द अल्टीमेट रेजोल्यूशन। इसके अलावा आप वॉर में रहोगे, अपने पैसे खर्च करोगे, लोगों की डेथ होते हुए देखोगे, आपका सारा इंफ्रा जो है वो खत्म हो जाएगा, और आफ्टर 2 और 4 years यू विल रियलाइज दैट व्हाट इज दैट, एंड किस चीज के लिए आपने इतना सब कुछ कर दिया, है ना। तो स्टांस इन दोनों का ये है। नेक्स्ट इन्होंने बात करी इसमें इंडिया और जर्मनी के डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर में,
ये बोला है कि भाई हमारे अंदर डीप म्यूचुअल ट्रस्ट है, तो जर्मनी कैन ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू इंडियंस। तो डिफेंस के लिए भी एक्सचेंज ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इज a new step in this direction. What is classified information? जो सीक्रेट है, जो सबको नहीं पता है ना। तो डिफेंस के रिगार्डिंग कि मिसाइल कैसे काम करती है, उसको ठीक कैसे करना है, वॉट एवर द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, तो वो सब भी हम करेंगे शेयर, बिकॉज वी हैव डीप म्यूचुअल ट्रस्ट विद ईच अदर। ऑल्सो वी हैव एक्सचेंज द MLAT, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, जिसका बेसिकली मतलब है कि अगर कोई पर्सन इंडिया के खिलाफ काम करता है और वो जर्मनी में कहीं पर प्रेजेंट है, तो वो इंडिया को भेजा जाएगा सो दैट उसके ऊपर कार्यवाही, इन्वेस्टिगेशन वगैरह की जा सके, है ना। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, अगर ऐसा होगा जर्मनी के लिए जो हार्मफुल है वो इंडिया में एग्जिस्ट अगर करता है, तो इंडिया भी उसको क्या करेगी, जर्मनी को सौंप देगी। ठीक है, जैसे अगर इंडिया में जो 26/11 का अटैक है वो अगर हाफिज सईद ने करवाया है, तो अगर वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान में है, तो पाकिस्तान शुड रिटर्न दैट पर्सन टू इंडिया, है ना। कहीं पर भी हो अपने को फर्क नहीं पड़ता, मतलब ट्रीटी का ये वो है ना। बाकी अगर इंडिया USA ने भी ट्रीटी साइन कर रखी होती ये वाली, तो कई कंट्रीज के साथ है, कई कंट्रीज के साथ नहीं है, तो बहुत सारी, मतलब हाँ, USA के साथ तो वैसे ही बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं हमारे, लमोआ कोमकासा टाइप्स। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, एक ही पर्सन को एक गुनाह के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, बिल्कुल। हाँ, दैट इज देयर स्टांस अभी के लिए। चल ठीक है, तो एक तो ये चीज। नेक्स्ट है आपका ये वेस्ट एशिया फर्दर एस्केलेशन हम ना करें, तो ये सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है, प्रेशराइज रशिया टू गेट बैक टू इट्स ओन टेरिटरीज, है ना। तो ये सारा सब कुछ इसने किया है जिक्र। नेक्स्ट है इंडस्ट्री 5.0। इंडस्ट्री 5.0 मतलब 5th वर्जन में हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन की बात यह है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्या थी। द फर्स्ट वॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। पहली बात तो मशीन्स आ गई थी बहुत ज्यादा, कि भाई वही काम हम लोग जो ऐसे वो कॉटन बनाते होते थे, वो ऐसे ऐसे पूरे लगे होते थे, ऐसे ऐसे करते होते, चरखा चलाते होते थे, उस सब की बजाय हम लोगों ने पावर लूम ले आया था। तो दैट वाज आवर इंडस्ट्री 1.0। द मैकेनाइजेशन एंड वाटर एंड स्टीम का यूज करके हम लोगों ने काफी सारी जो चीजें हैं वो डेवलप कर ली थी। द नेक्स्ट इज इंडस्ट्री 2.0, जिसमें असेंबली लाइंस आ गई। असेंबली लाइंस बेसिकली क्या है, हमने वो देखा है ना कि पूरी असेंबली लाइन चलती रहती है, कि कोई भी चीज अगर बननी है, मान लो कोई मैगी बननी है, तो मैगी का क्या है बेसिकली, पहले वो मैदा आएगा, उसको पूरा सीधा किया जाएगा, वो फिर उसको कट किया जाएगा, उसको फिर आगे से कट किया जाएगा, उसको ऐसे फिर ऐसे घुमाया जाएगा, कर्ल किया जाएगा, फिर पैकेट्स में बंद किया जाएगा, पैकेट्स में फिर वो मसाला डाला जाएगा ताकि कोई रह ना जाए बिना मसाले के। उसके बाद उसको ट्रक्स में डाला जाएगा, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। असेंबली लाइन होती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो प्रोडक्ट बन रहा है, हर एक उस लाइन पर एक पर्सन खड़ा होता है जो इंश्योर करता है कि जो भी उसका काम है वो सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब इसीलिए लोगों की जो जरूरतें थी जो इन इंडस्ट्रीज, वो थोड़ी सी कम हो गई थी। तो असेंबली लाइन का आना, इलेक्ट्रिफिकेशन का आना, ये था रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास प्रोडक्शन। ठीक है, इंडस्ट्री 3.0, कंप्यूटर्स का आना। आपने देखे वो स्टार्टिंग वाले कंप्यूटर्स, एक कमरे में वो CPU आता था, आज इतनी सी चिप में, इतनी सी चिप में इतना सारा डेटा स्टोर हो सकता है ना। तो वो क्या है, कंप्यूटर्स का आना वॉज द इंडस्ट्री 3.0। वो आगे आगे डेवलप हो गया, वो अलग चीज है। इंडस्ट्री 4.0 इज अ साइबर फिजिकल सिस्टम्स, IoT, है ना। IoT मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि भाई आपका हर जो पूरे घर का सामान है वो आपस में कनेक्टेड है। आपने अपना गेट खोला, वहीं पर AC चालू हो गया कि आने वाले हैं
हल्का सा कमरा ठंडा कर देते हैं, उसी टाइम आपका फ्रिज चालू हो गया, उसने जो पहले उसका जो टेम्परेचर था वो डाउन हो गया था, हल्का सा अब जो है उसने बढ़ा दिया टेम्परेचर, गीजर ऑन हो गया, है ना। तो ऐसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स कि आपस में कनेक्टेड हैं सारी चीजें। आपने फोन से अपनी गाड़ी का टेम्परेचर सेट कर लिया कि जून की गर्मी है, जब तक मैं यहाँ से निकलता हूँ तब तक जो है मेरी गाड़ी ठंडी हो जाएगी। अदरवाइज हम क्या करते हैं, जाएंगे तैयार होके जाते हैं कि गर्मी लगेगी, तो उसको खोल के आराम से एसी बंद, एसी चला के खुद 2 मिनट बाहर खड़े होते हैं और फिर एंटर करते हैं, क्योंकि हमारे पास, हम गरीब हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज दैट टेक्नोलॉजी जहां पर काफी सारी जो चीजें हैं वो इंटरनेट से आपने कनेक्ट कर दी। ये इंडस्ट्री 4.0 था। उसके बाद जैसे इसमें मोबाइल फोन्स भी आते हैं, मोबाइल फोन के साथ साथ आपका जो ये सारा डिजिटाइजेशन, दैट इज इंडस्ट्री 4.0। मैसेज भेजना, व्हाट्सएप का आना, इंस्टाग्राम का आना, रील्स पे फेमस होना, टाइम की बर्बादी करना, जो चीज आपके सुविधा के लिए लेकर आई गई थी हमने थोड़ा सा उसको वेस्ट में ज्यादा लगा दिया। मतलब वो आता है ना कि यार मैंने, जैसे एक मैं कल पढ़ रही थी, एक पर्सन कहता है कि मैंने ना अपने सारे फोन में जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ कर दिए हैं, अब मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चलती है, अब मैं आराम से पूरा दिन रील देख पाता हूँ, वरना वो नोटिफिकेशन आती रहती थी, वो क्लिक करनी पड़ती थी। तो इट इज बेटर नाउ कि भाई अब कुछ तंग नहीं कर रहा। तो 5.0 पर आ गए हैं, जहां पर ह्यूमन रोबोट, कि जो काम ह्यूमंस कर रहे थे उसको रोबोट करेगा। जैसे अभी आपको पढ़ा रही हूं मैं, एक रोबोट तैयार होगा, उसके अंदर पीपीटी फीड करेंगे, वो आएगा, एनालाइज करेगा और बताएगा इंडिया एंड चाइना हैज डिसएंगेज्ड द एरियाज, ऐसे ऐसे करके पढ़ाएगा वो। तो देयर कुड बी द अदर पॉसिबिलिटी। अभी तक डॉक्टर्स ऑपरेशन करते थे, फिर रोबोट्स ऑपरेशंस करेंगे। डॉक्टर तो सिर्फ कैंची छोड़ता है पेट में, उसका खुद का ही कोई पुर्जा ना गिर जाए वहां पे। तो रोबोटिक्स काफी, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई बात करने के लिए ना हो तो चैट जीपीटी जिंदाबाद, कोई आंसर ना दे रहा हो तो चैट जीपीटी से पूछ लो, कि टीचर तो अवेलेबल है नहीं डाउट्स क्लियरेंस के लिए, तो चैट जीपीटी ही तुम्हारा टीचर है, तुम भी करके देखना एक बार ट्राई। क्यों ये अच्छा टीचर नहीं मिलते। तो 5.0 इज कॉग्निटिव सिस्टम्स, कि भाई दिमाग वाले काम जो है वो मशीन्स वगैरह करेंगे, एंड दैट कैन रिप्लेस ह्यूमंस। ठीक है, तो इंडस्ट्री 5.0 के बारे में न्यूज़ क्या है कि भाई काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं उस डायरेक्शन में जा रही हैं कि इंडस्ट्री 5.0 का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया जाए, और वो भी कैसे, सस्टेनेबल तरीके से, so दैट एनवायरनमेंट आपका हार्म ना हो। इंडस्ट्री 5.0 का मतलब ये भी है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज का बनाना जिससे कि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। नॉट लाइक इंडस्ट्री 1.0 और 2.0 कि भाई इंडस्ट्री लगा दी है तो फिर धुआं ही धुआं हर जगह, पानी गंदा ही गंदा, सॉइल में मतलब मिट्टी ही मिट्टी, पोल्यूटेड मिट्टी, है ना। तो ऐसा ना हो, यहाँ पर बड़ा साफ सुथरे तरीके से एआई का यूज किया जाएगा और काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखेंगी। ठीक है, तो यही है सारा इसमें कि यार बहुत सारी चीजें जो है 93% ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। मतलब थोड़ा सा इसका जो लेवल ऑफ अडॉप्शन है वो काफी ज्यादा है, तो आगे आने वाले टाइम में वी कैन सी कि काफी सारे जो लोग हैं उनको रोबोट से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, जैसे बहुत जगह ना ऐसा बोला जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस ह्यूमंस। जैसे हम आपस में भी बात कर रहे हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं जो एआई नहीं कर सकता। द इमोशंस वी हैव, है ना, द लैंग्वेज वी यूज, अभी तो हमने फीड किया है डेटा, हमारा जो दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर है, और वो इंफॉर्मेशन जो एनालिटिकल इंफॉर्मेशन है, मतलब कि कुछ चीज हुई थी लाइफ में, उससे हमने क्या लेसन लर्न किया, वो भी हमारे दिमाग में फिट है ऑलरेडी कि आगे से वो काम हमें नहीं करना है। तो ये जो है एआई बहुत ज्यादा उसको ये नहीं कर पाती कि किस तरीके से एनालिसिस करना है। तो एआई विल नीड एन असिस्टेंट, कि AI कैन डू योर 20% ऑफ टास्क, AI कैन डू 50% ऑफ योर टास्क। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जॉब को स्मूथ करने के लिए AI का इस्तेमाल करना जरूरी है, ना कि AI को आप
यूज करो सप्लांट करने के लिए ह्यूमन लेबर को, है ना। फिर भी लोगों की जरूरत आपको पड़ेगी, बट स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इट इज बेटर टू हैव सम स्किल्स। पेपर की तैयारी हम करें, अच्छी बात है, साथ 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 एक स्किल भी हमें आती हो, तो दैट एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहे। और जिंदगी में चाहे कुछ भी हो फिर आगे, हम नहीं कह रहे कि भाई कुछ भी हो, लेकिन वी ऑल्सो हैव अ बैकअप दैट। स्किल होना बहुत जरूरी है। स्किल होने का नाटक नहीं करना बस कि मुझे आता है, एक्चुअल में आता है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, बस जिक्र कर देना 1 to 5.0 से। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, दैट हाउ हैज इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकेम मॉडर्न इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, व्हाट चेंजेस डू वी फेस, है ना। तो वो सब चीजें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने ये ध्यान रखनी है, 1.0 से लेकर 5.0 तक क्या है। नेक्स्ट है हमारा वेट लॉस ड्रग। एक ड्रग है जिसका नाम है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग फ्रॉम जी, ये GLP-1 RAS। GLP-1 RAS नाम नहीं याद करना। इसके अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है ये समाग्लूटाइड। समाग्लूटाइड, अब ये समाग्लूटिड है, टाइड है, या समाग्लूटाइड है, व्हाटएवर जो है ये, इसको बस उससे ध्यान रख लेना इसकी स्पेलिंग से, है ना। तो न्यूज में क्यों है ये, देखो ये एक ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो लोग बहुत मोटे हैं जिनको अपना वेट लॉस करना है, तो वो जो ड्रग्स यूज करते हैं उस ड्रग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वेट लॉस ड्रग है ये। दूसरा, जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग भी इस जिस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है, ये समाग्लूटाइड होता है। मतलब ये एक डायबिटिक पेशेंट्स यूज करते हैं, और दूसरा ये वो लोग जो थोड़े से अपने आप को लगता है कि वो मोटे और उनको वेट लॉस करना जरूरी है, तो वो यूज करेंगे। इसके बारे में ये स्टडी पाई गई है कि भाई जिस भी तरीके से आप इस ड्रग को कंज्यूम करते हैं, इससे जो आपकी बॉडी में अल्जाइमर डिजीज होने के चांसेस है वो कम हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज इज व्हेन जब आपके बॉडी का जो ब्रेन का एक पार्ट है जो काम करना बंद कर देता है, आप चीजें भूलनी शुरू कर देते हो, आपका जो दिमाग है उसमें जो सीजर्स हैं, जो दौरे हैं, वो पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपका ब्रेन का जो कनेक्शन है फ्रॉम वन लोब टू अनदर लोब, ये बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें ना, ये रहा हेल्दी माइंड में ना बढ़िया से इस तरीके से वो रहते हैं। आपका जो अल्जाइमर का माइंड है उसमें जो न्यूरॉन्स है ना, जो नर्व सेल्स हैं, इनमें ना वो प्लाक बन जाता है। जैसे हार्ट की आर्टरी में वो कोलेस्ट्रॉल नहीं जम जाता, वैसे यहाँ पर वो प्लाक सा बन जाता है। तो अगर हम ये समाग्लूटाइड ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है बेसिकली कि डायबिटिक पेशेंट्स का शुगर लेवल तो कम रखता ही रखता है, साथ में इस वजह से जो ये आपका न्यूरो इन्फ्लामेशन है उसको भी कम रखता है, कि आपके जो नर्व सेल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन जाती नहीं है। जनरली क्या है इसमें लिखा हुआ है कि इट लोअर्स द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स लिंक्ड टू AD। जो अल्जाइमर डिजीज है उसके रिगार्डिंग जो प्रोटीन्स हैं जो रिलीज होते हैं, जो ब्रेन में जाके से जमा हो जाते हैं, उनकी जो फॉर्मेशन है उसको कहीं ना कहीं वो कम कर देता है। वो एक तो बनने नहीं देते, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को वो कम कर देता है। दूसरा, ब्रेन की जो सेल्स हैं वो किस तरीके से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती हैं, उनका फिर वो चलना शुरू हो जाती हैं, उसका भी जो लेवल है वो काफी ज्यादा ये हेल्दी बना देता है। जैसे जब तक आप खाना ना खाओ तब तक आपका दिमाग कम काम करता है, खाने के बाद और कम करता है बिकॉज नींद आ जाती है लेकिन अगर आपने खाना ना खा रखा हो तो आपको सारे दिन ऐसा रहता है कि पहले खाना मिल जाए बाद में सारे काम करेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन तक ग्लूकोज नहीं पहुंचा हुआ होता। तो जब ग्लूकोज पहुंचेगा तभी तो आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। तो अगर आपको डायबिटीज है तो मतलब अगर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो वो कम कर दिया हमने ड्रग को इस्तेमाल करके, तो पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को इजीली एब्जॉर्ब कर पाती हैं, जिसमें आपका नर्व सेल भी आता है फिर। तो अच्छा हेल्दी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम दीज नर्व सेल्स विल हेल्प इन रिलीजिंग द प्लाक इन द नर्व सेल्स।
नर्व सेल में जो हमने देखा ना, ये ऐसे डिपॉजिट सा हो रखा था, कुछ ना कुछ ये जमा हो रखा था, प्रोटीन्स जमा हो रखे थे, ये नहीं होते फिर, क्योंकि नर्व सेल बहुत बढ़िया से फिर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती हैं, हेल्दी रहती है, दिमाग चलता रहता है साथ 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 साथ, है ना। और साथ में क्या करती है ये, जितना भी आपका हार्मफुल प्लाग्स है उनको नहीं होने देती, और सब चीज़ें जो है वो ठीक रखती है, और आपका ब्लड शुगर लेवल भी कम रखती है, सेल को डैमेज होने से बचाती है, तो नर्व सेल डैमेज नहीं होती, चीज़ें याद रहती हैं, बॉडी में सिग्नल जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं बहुत इफेक्टिवली, है ना। तो बस एक रिसर्च है अभी के लिए ये, कि भाई ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक हैं, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द आई थिंक सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड जो डायबिटिक पेशेंट्स का गढ़ है। यूएसए इज द फर्स्ट, यूएसए हैज मोर ओबीज पॉपुलेशन देन इंडिया, तो डायबिटीज वहाँ पर है ज़्यादा बिकॉज ऑफ ऑल द लाइफस्टाइल डिजीजेस। और हमारे यहाँ पर भी सेम फिर उसी कगार में हम चल रहे हैं कि पूरा दिन बैठे हुए हैं, है ना, स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं, कोई हरकत नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, और तो सारे दिन अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो फिर आपकी बॉडी जो है ग्लूकोज के प्रति बहुत रेजिस्टेंट हो जाती है, आपकी बॉडी की जो हर सेल है, हर जो ग्लैंड है, वो काम करना फिर थोड़ा सा इफेक्टिवली कम कर देती है। जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे अपनी सेल्स का, अपनी ग्लैंड्स का, उतना ज़्यादा आपकी जो है वो हेल्दी रहती है ना। जितना बैठे रहोगे, उसको आदत है बैठे रहने की, वो क्यों अब काम करेगी, हर मसल में, हर सेल में खुद का दिमाग भी तो होता है ना। अब आप सारा दिन बैठे हो, है ना, दिमाग चलाया नहीं सारे दिन, तो लगातार अगर 1 महीना आप सिर्फ टीवी देख रहे हो, सिर्फ टीवी देख रहे हो, सुबह उठे खाना खा लिया, फिर टीवी देखा, सो गए, फिर दोपहर को उठे, फिर खाना खाया, फिर सो गए, 4 बजे उठे, शाम को 6 बजे उठे, फिर खाना खाया, फिर सो गए, पूरे 1 महीने किया रूटीन, कोई दिमाग नहीं चला, इंस्टाग्राम पे रील पे लिए दबा के, है ना। तो कहाँ से फिर आपकी बॉडी दिमाग आपका चलवाएगी। जैसे ही आप पेपर में बैठोगे उससे अगले दिन खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। तो जितना ज्यादा आप पूरी बॉडी का इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा जो है ब्रेन आपका काम करता रहता है, एंड दैट इज हाउ। अगर आपकी नर्व सेल्स बढ़िया काम कर रही हैं, बढ़िया ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके रख रही हैं, तो दे विल रिमेन हेल्दी फॉर अ लॉन्गर टाइम, और जो आपकी बॉडी में जो ये अल्जाइमर डिजीज है वो थोड़ी सी कम जनरेट होगी, और आपको चीजें भूलनी कम होंगी। ठीक बात है। चल, तो ये बस न्यूज में था, तो पेपर में कभी आए कि समाग्लूटाइड वाज इन न्यूज, व्हाई, because it reduces the impact of Alzheimer disease in the diabetic patients and those patients which are थोड़ा सा healthy। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज। ये बड़ी मेरे को सही न्यूज लगी वैसे यार। हम लोग जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो हमारे जैसे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, हम यहाँ पर इनको क्यों डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बचानी है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 10 सालों में हमने चीज नोटिस करी है कि जो एरिया आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहां पे बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो कम हुआ है, और विद इन द एरियाज बायोडाइवर्सिटी लॉस थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। उल्टा नहीं हो गया ये यार। जो एरिया प्रोटेक्टेड है वहां बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बाहर जहां पर कोई भी रेगुलेशन नहीं है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज हंटिंग पोचिंग बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है वहां पे। ये उल्टा कह रहे हैं, फिर फायदा क्या होगा इतना सब कुछ करने का। क्यों बनाया हमने WPA एक्ट, क्यों बनाया हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क, फिर तो हम गधे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो कहता है कि बाहर तो हुआ है सिर्फ 1.9% का लॉस, अंदर हुआ 2.1% का लॉस। क्या लगता है आपको, क्या रीजन रहा होगा। कहीं भी जा सकते हैं वो स्पीशीज, बाहर कहीं पे भी जाके मर सकते हैं, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वहां। बाहर ज्यादा है यार ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, वहां तो लोग बैठे हैं ताक में, अंदर तो उनको अलाउड ही नहीं आना। और क्या हो सकता है। मतलब कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था आज तक, जितना हम लोगों ने आज तक पढ़ा है सब कुछ, हमने यही बोला है कि भाई डाइवर्सिटी बचानी है तो इस एरिया को डिक्लेयर कर दो प्रोटेक्टेड एरिया।
टाइगर तो डिक्लेयर कर दो इसको, बट पता लगा यहाँ पे टाइगर ज्यादा मर गए बाहर के मुकाबले। तो इसका जो रीजन है, जो रिपोर्ट है वो क्या देती है? पहला रीजन है इसका ये कि जो एरिया प्रोटेक्टेड है उनको हमने डिक्लेयर इसलिए किया था क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है हमने खत्म कर दिए थे, है ना। अगर हम पहले एक एरिया था जो आउटसाइड दी प्रोटेक्टेड एरिया था, उस एरिया में ऑलरेडी हमने हंटिंग करी, पोचिंग करी, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, लैंड डिग्रेड कर दी, इतना सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। तो हमने जब उसको एरिया डिक्लेयर किया प्रोटेक्टेड, तो वो पहले से ही हम 10 से नहीं बल्कि 5 से शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादा लॉस हमें वहां पे देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी द इकोसिस्टम वाज डिग्रेडेड। दैट इज व्हाई दिस एरिया वाज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड, है ना। दूसरा रीजन ये बताते हैं कि जो पूरा एरिया आपका है प्रोटेक्टेड, वहां पे ना पूरे सिस्टम को बचाने की बजाय एक स्पीशी पे ध्यान दे रहे होते हो कि मैं टाइगर बचा लूं, मैं पांडा बचा लूं, मैं स्नो लेपर्ड बचा लूं, मैं राइनोसेरोस बचा लूं, इसको बचाने में लगे रहते हैं हम लोग, और जो आसपास ये ग्रासेस हैं, पेड़ हैं, वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो इट इज नॉट द फुल फ्लेज्ड कॉम्प्रिहेंसिव कंजर्वेशन, इट इज जस्ट स्पेसिफिक टू वन स्पीशी और टू स्पीशी। ठीक है, दूसरा रीजन। थर्ड रीजन ये है कि अफ्रीका वाले एरियाज में बहुत सारा एरिया प्रोटेक्टेड ऐसा है जहां पर सरकार ने ऑयल और गैस निकालने के लिए एरियाज माइनिंग कंपनीज उनको लीज पे दिया हुआ है। तो जो कंसेशंस उनको मिले हुए हैं, तो मैक्सिमम ऑफ द एरियाज जहां पर ऑयल और गैस की माइनिंग होती है, एक्सट्रैक्शन होती है, तो जिस वजह से आसपास का एरिया पोल्यूटेड रहता है, और आसपास का जो पानी है उसमें भी काफी सारे पोल्यूशन जाते हैं, और पोल्यूशन की वजह से जो आपकी डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं लूज होती है। अफ्रीका के रीजन की बात कर रहे थे, है ना। एक तो ये 3 मेजर रीजन बताए गए कि भाई इसमें ये सारी दिक्कतें हैं। इसीलिए सिर्फ एरिया को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर देने से कुछ नहीं होता, यू विल नीड एक्टिव एंगेजमेंट कि ठीक है 1 साल के लिए ये प्लान है, अगर ये हो गया तो प्लान को ऐसे आगे एग्जीक्यूट करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो उसको एग्जीक्यूट ऐसे करेंगे। तो यू शुड हैव आल्सो प्लान बी, प्लान सी, प्लान जेड तक होना चाहिए आपके पास, है ना। तो इसमें जिक्र एक तो इस चीज का करते हैं ये कि आपका कंसेशन है, डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेड है पहले ही, क्योंकि तभी उसको हमने एरिया प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया था। इसमें बस एक लाइन का जिक्र किया गया है इसका, ये बायोडाइवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स। बायोडाइवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स का मतलब है कि एवरेज कितनी लाइफ अभी तक बची हुई है उस एरिया में। इसी इंडेक्स में आपका रैंक अगर लो हो रहा है, इसका मतलब अभी जो स्टिल लेफ्ट बायोडाइवर्सिटी थोड़ी सी कम होती चली जा रही है। तो इसके आधार पर BII के आधार पर ये सारी जो रिसर्च है वो इन लोगों ने मतलब खत्म करी। इसके अलावा इसमें 2 चीजों का जिक्र ये किया गया है कि ये वाला यहाँ है एक, एक एरिया था यहाँ पे अफ्रीका का दिया हुआ है कोई ना कोई, ये रहा कॉनकाउती दाउली नेशनल पार्क, कोंगो में है ये। और कोंगो में तो आपको पता ही है कौन सा क्लाइमेट है, इक्वाटोरियल, है ना। इक्वाटोरियल है क्योंकि बारिश बहुत होती है, इक्वेटर पे लाया करता है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। तो ये नेशनल पार्क है जो काफी ज्यादा आपका ऑयल कंसेशंस के अंडर लाए करता है। तो अगर ऑयल कंसेशंस हैं तो पोल्यूशन रहेगा, पोल्यूशन रहेगा तो डाइवर्सिटी लॉस आपकी होगी ही होगी। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये मार्क कर लेना, कनकाउती दाउली नेशनल पार्क। तो अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, सोचे तो सोचें क्या, क्या करें इसको ठीक करने के लिए कि यार जो चीज की थी वो तो खराब हो गई, दैट इज नॉट मतलब अब काम की, तो अब क्या करें, मर जाएं? अरे सोल्यूशन पूछ रही हूँ मैं तो, कैसे बचाओगे बायोडाइवर्सिटी को, और तुमने जवाब अगर नहीं दिया तो इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशी विल गेट एक्सटिंक्ट इन्वायरमेंट की भाषा में। हाँ जी, कहीं पर भी मर रहे हैं बचा लो उन्हें, उस एरिया को दोबारा। ठीक है,
Try to find out the problems, then solution. What the problem, what the solution? फाइन ज्यादा, पैसा फाइन लगा देंगे अगर एंटर हो गए तो। ठीक है, कुछ याद है कन्विंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? यस, द आंसर इज 30 × 30 टारगेट, कि 30% को रिस्टोर कर लो और 30% को डिग्रेड होने से बचा लो। इसमें दोनों आएंगे, वाटर वाला इकोसिस्टम भी और आपका लैंड वाला इकोसिस्टम भी, दोनों। ठीक है, तो जब भी बात की जाए बचाने की तो ये मत बोलना कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लो, सॉल्यूशंस दे दो। तुम बताओ प्रॉब्लम्स क्या हैं, तुम बताओ सॉल्यूशंस क्या हैं। तुम्हें इसीलिए रिक्रूट किया जा रहा है। अगर सब कुछ यूपीएससी ने ही बताना है तो फिर हम किस लिए हैं? वी आर पॉलिसी फॉर्मुलेटर। पॉलिसी बनाने के लिए पहले दिक्कत का पता होना चाहिए, दिक्कत के लिए सॉल्यूशन का पता होना चाहिए, तो ये आपने खुद ही सोचना है। सोच पाएंगे? शाबाश। तो जब रिजल्ट लिखेंगे, जब वे फॉरवर्ड लिखेंगे तो कोई ना कोई इनिशिएटिव लिखना, खुद का दिमाग मत चलाना कि अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी डन। वी आर नथिंग, हमें नहीं जाना। ये लिखो कि अकॉर्डिंग टू यूएनईपी, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ आपका यूनेस्को, अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी, ये हम कर सकते हैं, है ना। द इनिशिएटिव बाय सीबीडी कन्वेंशन, तो वो प्रोटोकॉल को हम इम्प्लीमेंट कर दें, है ना। तो कुछ जानदार पॉइंट्स की हमें आवश्यकता है। शाबाश। नेक्स्ट लिखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी बस। नेक्स्ट है आपका वाई ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स मस्ट नाउ वियर शूज विद थिनर सोल्स। यार मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि चलो कोई ना कोई, क्या पता क्वेश्चन बन जाए इसमें। सिर्फ न्यूज क्या है कि जो लोग बहुत दौड़ते हैं, है ना, तो उनके पैरों में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। जैसे आप अगर रनिंग नहीं करते हो तो आप किसी मार्केट से जाके 700 रुपए के शूज भी ले आओगे, 700 के लेंगे, बहुत महंगे, बस 600 के लगा ले इसे, ऐसा करेंगे। लेकिन जो प्रॉपर एथलीट है पर्सन, वो खरीदते हैं जूते महंगे महंगे, 3 लाख का एक शू, मतलब पेयर ऑफ शू, एक जूता नहीं, दोनों जूते, 3 लाख के, 10 लाख के, 15 लाख के, स्पाइक्स वाले, है ना। कि सोल जब भी चेक करते हैं ना, ऐसे करके देखते रहते हैं, सोल तोड़ ही देते हैं दुकान में ही। तो वो करके देखते हैं कि भाई कितना, जितना थिन सोल होगा उतना साइंटिफिकली बोला जाता है कि पैर पे जो है प्रेशर थोड़ा सा कम पड़ेगा। जो लोग बहुत दौड़ते हैं, जैसे जो उस पे दौड़ते हैं सड़क पे, जो कंक्रीट पे दौड़ते हैं, उनका क्या होता है, घुटने जवाब दे जाते हैं, सवाल ना पूछो तो भी जवाब दे जाते हैं, तो घुटने चले जाएंगे। अगर आप सारा दिन खड़े रहोगे तो फिर आपके पैर जवाब दे जाएंगे, तो दोनों में दिक्कत है, खड़े भी नहीं रह सकते, भाग भी नहीं सकते, तो चलना इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो है एथलीट, वो चलेगा थोड़े, वो तो भागेगा। तो उसके लिए थिनर सोल्स का कॉन्सेप्ट आया है कि भाई अभी जो है, चाहे आप 200 मीटर दौड़ते हो, चाहे आप 800 मीटर दौड़ते हो, चाहे आप ट्रिपल जंपर हो, चाहे आप लॉन्ग जंपर हो, आपके जो शूज हैं उनकी जो सोल है दैट वुड बी एक्सीड 20 mm का थिकनेस, दैट शुड नॉट एक्सीड, मतलब इतना या इससे कम ही रहना चाहिए, जिससे कि आपके पैर पे प्रेशर थोड़ा सा कम पड़ेगा। बट कई सारे लोगों का, स्पोर्ट्स पर्सन का ये कहना है कि भाई ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कंपनीज बहुत महंगे दाम लगाती हैं शूज के, और इसीलिए अगर वो सभी प्लेयर्स को अवेलेबल हैं तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर वो बस चुनिंदा प्लेयर्स को अवेलेबल हैं तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो सकती है। जैसे जैसे मान लो इंडिया का कोई पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है ओलंपिक में, उसको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा कोई, या फिर किसी भी ओलंपिक, चलो तो बहुत बड़ा गेम हो गया, कोई भी कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम्स है, कि आप नए नए थे, इस नया नया स्पोर्ट्स आया था ये, और आपको लगता था कि यार इसमें इतना पैसा है नहीं, फीमेल हॉकी है, कौन ही देखेगा इसे, तो कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। जब स्पॉन्सर नहीं मिला तो आप अपने खुद के जूते पहन कर गए, लेकिन जो बाकी और कंट्रीज के लोग आए वो तो बढ़िया शूज पहन कर आए हैं, तो आपको एडवांटेज क्या है उनका? है कुछ भी नहीं, तो यू आर बाउंड टू बी डिफीटेड। तो इसीलिए अगर ये सभी को अवेलेबल हो और एक क्राइटेरिया ही बन जाए कि इतना ही होगा और इससे कम या ज्यादा जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, तो फिर ये सबके लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है, और साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए। ये नहीं कि बस मन किया तो 20 mm रख दिया हम लोगों ने।
पहले क्या था कि भाई किसी के लिए 25 था, किसी के लिए 20 था, अब सबके लिए 20 इतना ध्यान रखना है बस। अगर भूला बिसरा कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में इसके रिगार्डिंग, तो बस हाँ आइडिया हो कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, अदरवाइज तो इट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। बट चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, द राइट टू डाई विद डिग्निटी। राइट टू डाई विद डिग्निटी से पहले देयर शुड बी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। राइट टू लाइफ सबके पास है, हमारे पास फंडामेंटल राइट है, हमें जीवित रहने का अधिकार है। लेकिन जीवित रहते रहते कोई अगर बेइज्जती कर दे तो काहे की डिग्निटी, काहे का फंडामेंटल राइट। तो जीवित भी हैं और घर जाके पंखे को देख के ये नहीं लग रहा है कि इसको चलाओ या इस पे लटक जाओ। तो डिग्निफाइड लाइफ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वो तो है फंडामेंटल राइट, अच्छी बात है। डाई विद डिग्निटी का मतलब क्या है कि यार वो लोग जो ऐसी स्टेज पर हैं हु आर टर्मिनली इल, जो किसी भी तरीके से दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते, एंड इट इज जस्ट दी सफरिंग इज गोइंग ऑन, कि पर्सन जो है वो बेड पे ही लेटा हुआ है, उसको खाना भी फीडिंग ट्यूब्स के थ्रू दे रहे हैं, उसको कैथेटर्स लगाए हुए हैं, है ना। तो अगर वो स्टेज पर है कि देयर इज नो बैक टू द बेसिक्स, तो ऐसे पर्सन को अगर लगता है कि मुझे अब जाने दिया जाए तो यू कैन डू दैट। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ही, मतलब 2018 में ही उसने लीगलाइज कर दिया था इस चीज को, 2023 में जो लीगल फ्रेमवर्क उसको हल्का सा आसान कर दिया है कि भाई कैसे कैसे यू कैन डाई विद डिग्निटी एंड दैट इज योर राइट, ठीक है। दो चीजें होती है, मतलब आपको बताती हूँ, एक तो होता है पैसिव यूथनेशिया और एक होता है आपका एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब क्या होता है कि आपने कोई एक्टिविटी करके, कोई आपने एक्शन ले किसी पर्सन को मारा है। जैसे मान लो कि मेरे को अब रिकवर होने का कोई वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है कि भाई मेरी जो बॉडी है वो बस अब बेड पे ही रहेगी और देयर इज नो चांस, वेंटिलेटर्स ही लगे रहेंगे, फीडिंग ट्यूब्स ही लगी रहेंगी। तो सरकार, तो डॉक्टर ने क्या किया, एक इंजेक्शन लिया, बॉडी पे लगाया, इंजेक्शन से पूरी बॉडी में जो है वो एक स्टेग्नेशन सा फेज आ गया एंड आई बिकेम डेड। हार्ट स्टॉप्ड वर्किंग, ब्रेन स्टॉप्ड वर्किंग, दैट इज एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया इज व्हाट, जो वेंटिलेटर लगा हुआ था मेरे साइड में, फीडिंग ट्यूब्स लगी हुई थी, उन्होंने क्या किया, फीडिंग ट्यूब को हटा लिया, वेंटिलेटर्स को स्विच ऑफ कर दिया। मतलब मैंने जो सपोर्ट दिया हुआ था उसको मैंने वापस ले लिया, आई विड्रू द सपोर्ट जो मुझे लगा हुआ था, ठीक है। दैट कैन ओनली बी डन बाय डॉक्टर्स विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट, अगर वो डिसीजन देने के कैपेसिटी में है तो। अगर वो बोल भी नहीं पा रहा है, डिसीजन भी नहीं ले पाएगा, कोमा में है, तो उसके जो नॉमिनेट किए हुए दो लोग हैं, दे कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो इंडिया में 2018 से पहले यूथनेशिया वाज नॉट लीगल, नॉट एक्टिव यूथनेशिया तो कहीं पर भी लीगल नहीं है, किसी कंट्री में होगा बट इंडिया में नहीं है। इंडिया पैसिव यूथनेशिया भी लीगल नहीं था। 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस चला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई यस, पर्सन को अपनी जान लेने का अधिकार है, बिकॉज दैट इज द स्टेज जहां पर आप वापस नहीं आ सकते, हेल्दी आप नहीं हो सकते। तो आपको लगता है कि मुझे मेरी सफरिंग से निजात दिलवा दो, तो इट शुड बी डन, है ना। तो फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ नहीं देता, सिर्फ राइट टू डाई विद डिग्निटी भी देता है। तो 2023 में जो लीगल फ्रेमवर्क है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है अभी कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। जैसे इसमें बोला गया है कि भाई एक ना जो हॉस्पिटल होगा, उस हॉस्पिटल में दो बोर्ड्स होंगे, एक होगा प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, एक होगा आपका सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड। प्राइमरी मेडिकल बोर्ड क्या होगा, जो ये देखेगा कि क्या एक्चुअल में कोई अब चारा नहीं बचा है इनको दोबारा से ठीक करने का, है ना। तो डॉक्टर्स की टीम है सारी की सारी, उन्होंने अगर बोल दिया कि भाई नहीं, कोई भी चारा नहीं बचा है, आपको जो है अब यूथनेशिया का स्टेप लेना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद डिसीजन जाता है किसके पास, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के पास जाएगा। सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड में जो उस डिस्ट्रिक्ट का चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उसने पर्सन्स को नॉमिनेट किया होगा, डॉक्टर्स को नॉमिनेट किया होगा। उनको भी अगर लगता है कि भाई हाँ अब जो है कोई चारा नहीं बचा है तो दैट पर्सन शुड डाई, तब अल्टीमेटली जो है बात आगे चली जाएगी, ठीक है। तो दो मेडिकल बोर्ड्स हैं, प्राइमरी एट द फर्स्ट लेवल, सेकेंडरी एट द अपील काइंड ऑफ लेवल। और इसके साथ साथ
एक कॉन्सेप्ट दिया गया 2018 में ही, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल। लिविंग विल का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी नॉर्मल विल का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरे हाथ में जो प्रॉपर्टी है वो मेरे किस बच्चे को मिले ज्यादा, किस बच्चे को मिले कम, मेरी ये इच्छा है। अगर मैं जीवित रहते अपनी विल बना गया फिर तो क्या होगा कि भाई जितनी प्रॉपर्टी लिखी हुई उस पर्सन को मिल जाएगी। अगर नहीं मैं बना कर गया तो जो है 3 बच्चे हैं अगर तो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो वो दूसरी विल की हम बात कर रहे हैं। ये है लिविंग विल। लिविंग विल होता है कि भाई मैं 18 साल से ऊपर का बच्चा हूँ, 18 साल से ऊपर हूँ और मैं पूरे अपने होशो हवास में एक डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा हूँ कि अगर मैं एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाऊं जहां पर मैं डिसीजन लेने की कैपेसिटी में ना हूं तो ये 2 लोगों के नाम दे रहा हूं, इनसे पूछ लेना। अगर कैपेसिटी में हूं तो मुझसे कंसेंट ले लेना, तो जो है मुझे पैसिव यूथनेशिया के लिए आप एलिजिबल मानना। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। और ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये नोटराइज्ड ऑफिसर से आपने, गेजेटेड ऑफिसर नोटराइज करवाना है आपने, और जो है आपको एक डॉक्यूमेंट ये मिलेगा जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, तो लिविंग विल क्या है इसमें भी पूरा ये जिक्र किया गया है। एक पर्सन जिसकी है, इसमें एज वाइज है 18 और अबव, ये देखो 18 और ईयर्स, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, expressing their will on how they would wish to be treated if they lose such capacity। डिसीजन लेने की कैपेसिटी में अगर नहीं है तो ये होना चाहिए। वो 2 लोग जो उसको लगता है कि या तो उसके रिलेटिव्स हैं या उसकी फैमिली है या उसके नेबर्स हैं, उसका कोई बड़ी बहुत अच्छा फ्रेंड है तो उसका नाम वो लिख सकता है उस पर। ठीक है, तो अभी तक जो ये लीगलाइज नहीं था 2018 से पहले, उसको लीगलाइज कर दिया गया। नाउ द रूल्स आर आउट, हर हॉस्पिटल को ये बनाना पड़ेगा। और जो है एवरी पर्सन नाउ हैज द राइट टू डाई विद डिग्निटी। द पैसिव यूथनेशिया टर्म इज यूज्ड, बट समटाइम्स ऐसा लगता है कि इसमें एक नेगेटिव सी टर्म है ये पैसिव यूथनेशिया, तो इसकी बजाय हम लोग यूज कर रहे हैं राइट टू डाई विद डिग्निटी। ठीक है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, और लिविंग विल क्या है, कैसे उसको जोड़ा है हमने द नॉर्मल विल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से, और कौन ये डॉक्यूमेंट बनवा सकता है, और क्या क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, स्टार्टिंग विद दिस सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी एंड मेडिकल बोर्ड्स, आपका नॉमिनेशन ऑफ डॉक्टर्स बाय चीफ मेडिकल ऑफिसर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड में, है ना, और विद होल्ड करना या विदड्रॉ कर लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट इज नाउ लीगल इन इंडिया अंडर अ डिफाइंड फ्रेमवर्क। ये सारा जो पूरी चीजें हैं आपके इसमें दी हुई है। मुश्किल क्यों होगा? हाँ यार, विलेज में जैसे ना नॉर्मली क्या होता था, और विलेज की बात से जैसे मेरे को याद आया ये, नहीं नहीं वही तो बात है, मतलब ऐसा ना हो जैसे कि ना मान लो आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, भगवान ना करे, मतलब एक पर्सन है जो हॉस्पिटलाइज्ड है और ऐसी स्टेज पे है कि अब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तो घर वाले क्या करते हैं, उनको वापस घर ले आते हैं, जिससे उनकी सफरिंग बढ़ती है। अगर आप वेंटिलेटर्स को हटाते हो ना तो बॉडी एकदम से आपके प्राण नहीं त्यागती, धीरे धीरे करके आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो लूज होती है। तो इसमें यही लिखा गया है कि भाई ऐसा ना हो, इसी स्टेज को बचाने के लिए तो हम लोगों ने जो लॉ है वो बहुत ही दिमाग लगाकर इंप्लीमेंट करने की ट्राई करी है ना। एक तो ये चीज, तो इस चीज को हमें बचाना है, और जो पूरा प्रोसीजर है वो आपका लिखा हुआ होगा कि भाई दिस इज द वेजिटेटिव स्टेट, कि आपको खाना भी फीडिंग ट्यूब्स के थ्रू दिया जा रहा है, आपकी बॉडी जो नॉर्मल फंक्शंस है वो नहीं कर सकती, यू आर बेड रिडन, दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ, जहां पर आपको वेंटिलेटर्स के थ्रू हम लोगों ने जीवित रखा है, एंड देयर इज नो होप फॉर यू। जैसे आपने मूवी देखी है वरुण धवन की अक्टूबर मूवी? नहीं देखी। अक्टूबर मूवी में क्या होता है, जो जो पूरी मूवी की हीरोइन सही सी है वो नीचे गिर जाती है बहुत बड़ी बिल्डिंग से, तो वो काफी टाइम तक बेड रिडन रहती है, तो बहुत ज्यादा ना होप्स खत्म हो रखी होती है पूरी फैमिली की, लेकिन फिर भी उसको उस बेड पे लिटा के रखा जाता है कि भाई क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। तो फैमिली वाले जो अपने सेल्फिशनेस की वजह से, सेल्फिशनेस तो क्या है यार, फैमिली चाहती है कि पर्सन हमारे सामने रहे, लेकिन आपको सोचना है उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से कि भाई अगर वो चाहता है दैट दिस सफरिंग आई कैन नॉट टेक, तो जो है पैसिव यूथनेशिया से मुझे मरने दिया जाए विद माय डिग्निटी,
है ना। जैसे जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स का अल्टीमेटली जब स्टेज आता चला जाता है ना कि कोई दवाई उनके ऊपर असर नहीं कर रही, तो पीपल नो दैट दिस वुड बी देयर लास्ट डे, दैट दिस इज द फेज कि 5-6 दिन और हैं, उसके बाद जो है इनकी डेथ हो जाएगी। उस टाइम पे पूरे जो लोग हैं उनके घर पे जाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे नो कि उसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर वही पर्सन जो है वो चाहता है कि आई शुड बी ऑन द वेंटिलेटर एंड सफरिंग शुड कम डाउन, तो वो चीज़ उसको, वो हक जो है हमें उसको देना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क हम लोगों ने अच्छा सा बना दिया है। तो अब ज़्यादा आपको लीगल फ्रेमवर्क्स में वो नहीं है कि ये है या वो है, इट इज़ प्रॉपरली डिफाइंड, डेफिनेशन इज़ वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, तो ये सारा है पूरा पॉइंट। तो अब सारा का सारा सिस्टम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो जितनी भी सारी चीजें होंगी, अच्छा इसमें ये भी ऐड है कि जितना भी डिसीजन लिया गया बाय प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, बाय सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड, और वो लोग जो लिविंग विल में लिखे थे उन सबसे बातचीत कर ली गई। ये सारी जो चीजें हैं इस हॉस्पिटल को नोटिफाई करनी पड़ेंगी कि भाई हम इनका जो ट्रीटमेंट है वो हटा रहे हैं, विद होल्ड कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, टू व्हाट, द लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो मतलब एक जो कोर्ट है, जो जस्टिस है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिससे कि इसको नेगेटिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जो मतलब तरीके हैं वो कहीं ना कहीं कम किए जा सकते हैं। अदरवाइज इट कैन बी यूज्ड फॉर नेगेटिव पर्पसेस एज वेल। तो ऐसा ना हो, प्रॉपर रेगुलेशंस हो, प्रॉपर पता हो कि दिस इज द एंड स्टेज, बिकॉज एंड स्टेज का पता लगाना पड़ा इज सब्जेक्टिव। दैट इज वाई पहले प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, देन इज योर आपका सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड। डॉक्टर अगर एक को भी लगता है ना कि भाई ये बच जाएगा, तो वो बचा लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी इतनी हमारी न्यूज थी। ठीक है, कोई होमवर्क नहीं है आप लोगों के लिए, आराम से बढ़िया मजे मारो। वो एक्टिव में आएगा मेरे हिसाब से, तो दैट स्विट्जरलैंड वाला सुसाइड पॉड ना एक्टिव में है, एक्टिव ही है बेसिकली वो। उसमें कोई आप पहले से ही कोई चीज उसको विड्रॉ नहीं कर रहे, यू आर एक्टिवली जंपिंग इनटू समथिंग। मे बी स्विट्जरलैंड में वो अलाउड हो, है ना। पैसिव इंडिया में अलाउड है, एक्टिव नहीं इंडिया में अलाउड। यार पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है इंडिया में। मतलब इट इज द एंड स्टेज, एंड स्टेज। पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना इज नॉट द एक्सक्यूज टू गेट टू बी डेड। ब्रेकअप हो गया भाई, सहा नहीं जा रहा, फोन नहीं उठा रही मेरा भाई, जान ले ले मेरी, नस काट दे मेरी, ऐसा नहीं। उनके लिए सिर्फ जो थोड़ा सा उस स्टेज पर है जो एक्चुअल में नॉन रिकवरेबल है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।